हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 2 के लिए साइंस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में सीटेट के एग्ज़ाम में कई कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी संभावना है इन प्रश्नों की पूछे जाने की। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इस पर निर्भर करती है। मतलब कोई जो धात्विक चालक है उस पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में जो उत्पादित ऊष्मा होती है वह किस पर निर्भर करती है? पदार्थ और मोटाई पर, पदार्थ लंबाई और मोटाई पर, पदार्थ और लंबाई पर, लंबाई और मोटाई पर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में जो उत्पादित ऊष्मा होती है वह निर्भर करती है पदार्थ की लंबाई और मोटाई पर, पदार्थ की लंबाई और मोटाई पर। तो जिन लोगों का दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बताया, जिन लोगों ने, उन सभी के यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा दिया गया है, निम्नलिखित में से जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग का समूह चुनिए। जैसे कि पहला ऑप्शन है मलेरिया, तो मलेरिया तो होता है प्रोटोजोआ के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो कट गया। उसके बाद छोटी माता, तो छोटी माता जैसे कि होता है, ये होता है वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे कट गया। दूसरा ऑप्शन भी कट गया क्योंकि इसमें पूछा गया है बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला। अब तीसरा ऑप्शन है तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी भी कहते हैं, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। निमोनिया, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। और मियादी बुखार, जिसको टाइफाइड कहते हैं, तो ये भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो इसका ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है या फिर करते हैं? शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं। शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निदर्शन या प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं और उसके चरणों को लिखते हैं। शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो पूछा गया है कि अच्छी विज्ञान शिक्षण के लिए इनमें से कौन कौन जो है कथन सही है? तो यहाँ जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है, शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं, सही बात है यहाँ पे। शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र, ये भी सही है। शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विविध साधनों का उपयोग करते हैं, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। जबकि यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया कि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देश प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं, उसके चरणों को लिखते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे जो है पहला, तीसरा, चौथा सही दिए गए हैं। तो इसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन है थर्ड वाला सही हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, तीसरा यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया, पहला, तीसरा, चौथा यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया गया है, भारत के निम्नलिखित स्थानों में कौन से स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा? उदयपुर, बद्रीनाथ, पुरी, अमृतसर। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरी। अब कारण इसका समझ लीजिए। देखो पहले पुरी कहाँ पे स्थित है? पुरी है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है पुरी एक जगह। अब देखो बात की जाए कि पुरी जो है क्यों सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, तो जैसे हमारे देश जो है, तो इसमें से ये जैसे कि ये पूरा जो देश है, तो ये वाला जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जिसमें ये वाला जो पार्ट होता है, इसको कहते हैं पूर्वी तट। क्या कहते हैं? इसको पूर्वी तट कहते हैं। और इधर वाले जो है पार्ट है, ये जो हमारा समुद्र किनारे वाला, इसको कहते हैं पश्चिमी तट, पश्चिमी तट। तो ठीक है, तो ये जो जो चक्रवात वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर उठते हैं बंगाल की खाड़ी से। तो बंगाल की खाड़ी इस साइड में पड़ती है पूर्वी भाग में, तो पूर्वी भाग में जितने भी राज्य स्थित होंगे तो उन पर जो है चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा होती है। इसी वजह से उड़ीसा जो इधर ही पड़ता है, तो इसके अनुसार यहाँ पे पूरी पे जो है ज़्यादा चक्रवात आएंगे इन ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पूरी। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपर में, कम 5-6 बार यही क्वेश्चन पूछा गया, सेम ऑप्शन यही थे। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? तो मुक्त अंत वाले प्रश्न वह होते हैं जिनका एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके बाद कई उसके आंसर निकलते हैं, और उसमें क्या होते हैं, बच्चे जो है चिंतन करके आंसर देते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, रटा रटाया आंसर नहीं इसमें से दिया जाता है। तो पूछा गया इनमें से मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन सा है? व्याख्या कीजिए कि हम सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व क्यों देखते हैं? चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है? मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या तब भी इसकी कक्षाएं इसकी कलाएं होती?
दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देते, कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें से मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाएगा 3rd नंबर। इसमें क्या है, मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या तब भी जो है इसकी कलाएं होती। तो इसमें क्या, अगर ये क्वेश्चन किसी पूछा जा रहा है तो इसमें क्या करेगा, वो व्यक्ति कल्पना करके अपने चिंतन करके जो है आंसर देगा। कई अगर अलग अलग बच्चों को पूछा जाएगा, अलग अलग व्यक्ति से पूछा जाएगा तो सभी क्या करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर देंगे इसमें से। तो यहाँ पे 3rd वाला जो है मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे। वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित है। वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है। तो पूछा गया कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया कि वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है, ये बिल्कुल ही गलत होता है। कितने भी जो है वैज्ञानिक हुए हैं वो बाद में गलत साबित हुए हैं। उनका ज्ञान को जो है निश्चित जरूर नहीं होता, निश्चित नहीं होता है और हमेशा सत्य भी नहीं होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया कि वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। शाश्वत मतलब हमेशा निरंतर रहता है। कितने जो है वैज्ञानिक हुए हैं कि उनका जो सिद्धांत उन्होंने दिया उसके बाद उनका सिद्धांत गलत साबित हुआ, नया सिद्धांत को जो मान्यता मिल गई। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। केला, बैंगन, भिंडी, कड़कासी फल। तो यहाँ पे बात की जाए तो केला के जो है 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं और यहाँ पे कासी फल जो कद्दू होता है। तो इन दो प्रश्न पूछा गया कि इस पौधे में ऐसा युगल चुनिए जिनमें 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो केला और कासी फल में जो है 2 या जो है उनसे अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे कि जो कासी फल जिसको कद्दू कहते हैं, सीताफल भी कहा जाता है, तो इसके फल की सब्जी बना ली जाती है और फूल की जो पकौड़ी वगैरह बनाई जाती है। ऐसे केला होता है, केला फल के रूप में यूज होता है, उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो है केला और जो कासी फल है इसका यूज किया जाता है 2 से अधिक भागों के इनमें से खाने के रूप में। तो यहाँ पे जो है इसके अनुसार ए डी वाला ऑप्शन सही है हमारा। तो यहाँ जैसे कि 3rd वाला ऑप्शन दिया गया, ए और डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का लक्ष्य नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय नहीं है। मतलब विज्ञान सीखने का कौन सा उद्देश्य जो है जरूरी नहीं। इनमें से आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, तार्किक सोच का विकास करना। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा इसका जो उद्देश्य नहीं विज्ञान सीखने का इसमें से। तो यहाँ जो है प्रतियोगिता की कहीं पर भी बात नहीं कराई जाती है। जो प्रत्येक बच्चा अपने अपने में भिन्न होता है, प्रत्येक बच्चे की जो है मानसिक क्षमताएं होती हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पे प्रतियोगिता का कोई भी यहाँ पे तात्पर्य नहीं होता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अमीबा के पाताब किसमें सहायता करते हैं। केवल गति देने एवं भोजन पकड़ने में, केवल भोजन का आभास कराने में, या फिर केवल भोजन पकड़ने में। तो अमीबा के जो पादाप होते हैं वह सहायता करते हैं गति देने एवं भोजन पकड़ने में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, चिकित्सा के अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के लिए कार्य करने की आवृत्ति होती है। जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं वह होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें कहा जाता है पराश्रव्य ध्वनियाँ। और बात की जाए कि मनुष्य कितनी तक की जो है आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज के जो अंदर होती हैं ध्वनियाँ उन्हें सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से अगर कम ध्वनि होगी तो उसको नहीं सुन पाएगा आवृत्ति की, और जो है 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक है तो उसको भी नहीं सुन पाएगा। तो ये हो जाती है श्रव्य ध्वनियाँ। और जो 20,000 से हर्ट्ज से जो अधिक होती तो वो हो जाती है पराश्रव्य ध्वनियाँ। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का जो है पता लगाया जाता है। अवधारणा मानचित्र के द्वारा, वर्णन अभिलेख के द्वारा, पोर्टफोलियो के द्वारा, या फिर सत्र अंतर उपलब्धि परीक्षा। अब अगर किसी की कमी को जांचना है तो क्या उसके पहले ही जांचोगे तभी तो कमी का सुधार होगा। तो यहाँ जो सत्र अंत उपलब्धि परीक्षा है इसका जो है सीखने की कमी को जो इसमें से पता नहीं लगाया जाता, जबकि अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेख और पोर्टफोलियो ये सभी सीखने की कमी का पता लगाने में यूज किए जाते हैं। जबकि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। तो इसके अनुसार ए बी सी सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, अब यहाँ पे जैसे चौथा ऑप्शन है ए बी सी, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में। तो पहले हमें छोटे कण बताना है, फिर बड़े, फिर उनसे बड़े। तो बात की जाए
यहाँ पे कि सबसे जो छोटे कण इनमें से होंगे वो हो जाएगा यहाँ पे मृतिका का। किसका होगा? सबसे पहले मृतिका का होगा, फिर उसके बाद गाद, फिर रेत, फिर जिसको बालू कहते हैं, फिर बजरी, फिर चट्टान। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है कि सबसे छोटे कण होंगे मृतिका के, फिर गाद के, फिर रेत के, फिर बजरी के, फिर चट्टान के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल या फिर वृत्ताकार गतियाँ होती हैं। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति होती है, तो सही है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है, ये भी सही है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं कोई बात नहीं, तीसरा, दूसरा और चौथा यहाँ पे सही दिए गए हैं। जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है कि सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल गतियाँ होती हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गलत कथन इसमें पहचानना था, तो ये वाला गलत है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, रेड डेटा बुक रिकॉर्ड रखती है। तो रेड डेटा बुक जो है रिकॉर्ड रखती है संकटापन्न प्रजातियों की। जो प्रजाति जो विलुप्त होने की कगार पे होते हैं, तो उनका जो है यहाँ पे नामकरण किया जाता है और फिर उनकी क्या की जाती है? देखभाल की जाती है कि विलुप्त होने से उनको बचाया जा सके। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हो, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए, या फिर विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, या फिर विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हित तैयार करे। तो पूछा गया है अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान जो है बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट का जो है यूज किया जाता है परिरक्षक के रूप में। परिरक्षक के रूप में जो है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ एक और पदार्थ लिख लीजिए, विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का भी यूज किया जाता है इसमें से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम क्या होता है? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, रत्नक, कृंतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले होते हैं कृंतक, सबसे पहले कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेलुलोज बहुत खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के आहार पर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ जो होते हैं जिनको रुक्षांश भी कहा जाता है, मानव के आहार के लिए आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सेलुलोज के बारे में सही है? मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु जो है सेलुलोज को रेशे में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि सबसे उचित जो है ऑप्शन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मानव में जो है सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक के पानी में विलेयता के गुण को पहचान सके। प्रतिप्रश्न उन्मुख शिक्षण के समर्थक होने के नाते आप क्या करेंगे? पहले मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों को समझाएंगे और उसके बाद रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाएंगे। विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार आजमाने में सहायता करेंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में पल कल्पना करने के लिए कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके और तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएंगे। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, रेत और नमक के मिश्रण को लेंगे, उसका पृथक किया जाना दिखाएंगे और उसके बाद विद्यार्थियों से स्वयं पुनरावृत्ति के लिए कहेंगे। तो इसका जो यहाँ पे सबसे उचित आंसर हो जाएगा सेकंड वाला कि विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार आजमाने की सहायता करेंगे। तो कोई भी कार्य अगर
कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि बच्चे जो जिस कार्य में जो है प्रतिक्रिया कर जो है अपनी कोई क्रिया कर रहे हैं, विविध तरीकों को अपना रहे हैं, तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा, क्योंकि जो भी चीज़ करते हैं बच्चे करके ज़्यादा सीखते हैं। तो करके सीखने वाला जो भी ऑप्शन मिले आपको पेपर में, तो वो हमेशा सही हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, कोक या फिर बिटुमेन। तो इसका आंसर हो जाएगा कोक। यहाँ पे जो है यह पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं, जबकि स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम और बिटुमेन ये सब क्या है? पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? मूल्यों को आत्मसात करना, विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना, विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना, जिज्ञासा का पोषण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। तो पूछा गया कौन सा जो है लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया कि विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, अंजलि अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भिंडी में बीज होते इसलिए वह एक फल है। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी है। भिंडी एक सब्जी है अतः वह फल नहीं हो सकती। भिंडी को पकाकर खाया जाता है तो वह एक सब्जी है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी सीधा रंगीन छोटा, वास्तविक सीधा रंगीन छोटा, वास्तविक उल्टा, श्याम एवं श्वेत और छोटा, या फिर वास्तविक उल्टा रंगीन छोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सूची छिद्र कैमरे के द्वारा दूरस्थ रंगीन बिंब का जो है बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह होता है वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा। वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी क्षण से अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर बाद के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने दें। उसके पश्चात प्रेक्षण करने पर हम यह पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर क्रम क्या है? मतलब सबसे नीचे किसके कण होंगे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। बजरी मृतिका बाली ह्यूमस जल, बालू बजरी मृतिका जल ह्यूमस, मृतिका बालू बजरी ह्यूमस जल, बजरी बालू मृतिका जल ह्यूमस। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि सबसे जो है कण तली में होंगे नीचे बजरी के, फिर उसके ऊपर होंगे बालू के, फिर होंगे मृतिका के, फिर जल के और फिर ह्यूमस के। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए, विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए, बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए, या फिर बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों को जो है समझ आने योग्य होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है, अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए? गूढ़ प्रक्रियाओं को समझने हेतु हस्त प्रचलित सामग्री का उपयोग, शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना, जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना, विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। तो पूछा गया कि अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन गलत दिया गया है। विद्यालय जो है विद्यार्थियों के पूर्वी ज्ञान का पता लगाने के लिए उसका परीक्षण नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है, यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस को। किसको? उत्तल लेंस को। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है?
आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती है? क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं? उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। तो पूछा गया है कि किस प्रकार का जो है मुख्य प्रश्न लिया जाना चाहिए एक शिक्षक के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि आपकी माँ जो है विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? इसलिए कि यहाँ पे जो है विटामिन की पूर्ति हो सके और सभी पोषक तत्व जो है शरीर में प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता, पहले घटता है फिर बढ़ता है, घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।